जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी है, इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, गड़बड़ाल है। जय हिंद। चलिए आज देखते हैं क्लास 10th है बायोलॉजी जीव विज्ञान, हिंदी में कहते हैं। चैप्टर 2 है श्वसन पढ़ना। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या चीज़ से आएगा? श्वसन से ही आएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है। ये इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी कराएंगे, समझ में आएगा। और सभी क्वेश्चन आंसर बहुत आसान भाषा में और समझ में भी आने वाला है। ठीक है, और टोटल आंसर को समझाते हुए भी चलेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहला क्या है, बोल रहा है श्वसन क्या है। ठीक है, अगर हम तुम लोगों से पूछे कि श्वसन क्या है, समझ में आ गया, तो तुम लोग तो यही बोलोगे कि सर जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। समझ में आ गया। लेकिन ये बहुत बच्चा वाला परिभाषा है, ये बहुत बच्चा वाला है। ये सब बच्चे क्लास बोलेंगे, समझ में। नर्सरी LKG वाला बच्चा सब बोलेगा, समझ में आ गया। जो छोटकर बच्चा नहीं रहता है, टूटू टूटू करते रहता है, वो सब बोलेगा तो ये सब शोभा देगा। लेकिन तुम लोग ये सब नहीं बोल सकते हो, समझ में आ गया। तुम लोग अब बूढ़े हो गए हो। क्या हो गए हो? बूढ़े। चलो देखो अब क्या चीज़ वाला बोलना है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, वायुमंडल से कौची ग्रहण कर लिया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा दिया? शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक। देखो इधर, अब होता क्या है, बढ़िया समझते हैं इसको पहले, है ना। शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच रहा कैसे? देखो इधर, अब याद रखो कि जो भी तुम लोग खाना खाते हैं या हम लोग जो भी खाना खाते हैं वह सभी के सभी कौची में जाकर के जमा होता है? कोशिकाओं में जमा होता है। कोशिकाओं में जमा होता है और कौची के रूप में जमा होता है। तो कौची के रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। कौची के रूप में जमा? ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाता है। बढ़िया से समझना है, ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाता है। समझ में आ गया। और ये जो है ग्लूकोज से ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है। ग्लूकोज से ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो कौची बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। समझ में आ गया। यानी आपको भोजन खाने से ऊर्जा नहीं मिलेगा, भोजन खाने से ऊर्जा नहीं मिलेगा जब तक कि आप क्या नहीं लीजिएगा? ऑक्सीजन। क्योंकि देखो, तुम लोग जो खाना खाए हो वो कौची के रूप में जाके जमा है? ग्लूकोज के रूप में। समझ में आ गया। और ये ऑक्सीजन जो है जब जाएगा और अभिक्रिया करेगा तब ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया। जो कि इसको फिर क्या करते हैं हम लोग? बाहर निकाल लेते हैं। इसी को क्या करते हो? और जल को भी रख लेते हो, जल को काम है शरीर में, और ऊर्जा को तो खैर काम ही है। तो यानी आपको जो ऊर्जा सब मिल रहा है ये सब कहाँ से मिल रहा है? ऑक्सीजन से। अब समझ में आ गया कि मेनली रूप से जो हमें ऊर्जा चाहिए शरीर में तो कैसे मिलेगा? ऑक्सीजन से मिलेगा। समझ में आ गया। अब देखो, ये जो आप शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में जाता है, ये जाता कैसे है? तो देखो इधर, एक नाम सुने होंगे जिसको ब्लड में रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन। कौन बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। अब देखो, हीमोग्लोबिन, इसी के कारण जो रक्त होता है वो लाल होता है। याद रखना है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है? लाल होता है। अब देखो, जो रक्त में पाया जाता है वो कौची पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कौची पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन जो है, अब जो ऑक्सीजन है ना, तो वो कहाँ जाएगा? शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में जाएगा। सब जगह कोशिका, देखो समझ में आ गया। नाक, मुंह, गाल, हाथ, पैर, सब जगह में क्या है? कोशिका। अगर बात करें कि एक मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होता है तो 7 × 10⁻15। 60 × 10⁻15 लगभग कोशिका होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो चलो बताओ, इतना सारा कोशिका है किसके शरीर में? मनुष्य के शरीर में। अब देखो क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन? ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन। देखो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया किया है ना, यही ना अभिक्रिया किया, तभी कौची बना दिया तोड़ के। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, जल में टूटा और ऊर्जा में टूटा। ये कौन तोड़ा है? ऑक्सीजन। अब जरा बढ़िया से समझो कि ये शरीर के विभिन्न भाग तक जाता कैसे है। तो जाता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? देखो, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन नाक से ले लिया, समझ में आ गया। अभी ऑक्सीजन जाएगा अब कहाँ? फेफड़ा में। फेफड़ा में जाएगा। अब फेफड़ा से फिर कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में, विभिन्न कोशिकाओं में। समझ में आ गया। अब बताओ, तो इसको ले जाएगा कौन? वहां से अब ले जाएगा कौन? हीमोग्लोबिन। कौन ले जाएगा? हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन अंदर में बैठा रहता है, वो बोलता है तोरा जाए के रे कहीं। समझ में आ गया। तो जाए के है तो हमरा पर सवार हो जो, हमरा पर सवार है ना। कौन बोला?
हीमोग्लोबिन। बोला कि हमरा पर सवार हो तो हम सैर कराते हैं सब जगह के, समझ में आ गया। अब उसको पर बेचारा सवार हो ले कौन, ऑक्सीजन, और उसको ले जाके सब जगह सैर करवाया, समझ में आ गया। और तो वही जो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, शरीर के अंदर निर्मित, देखो इसके ऊपर जाओ तो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, तो शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचा उसको समझ में आ गया, हीमोग्लोबिन के कारण। अब समझ में आ गया। अब देखो, अब जब वहां पर निर्मित जो बनेगा, देखो बन रहा है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, श्वसन। श्वसन एक उपचय मंद दहन का उदाहरण है, सॉरी अपचय मंद दहन का उदाहरण है। ये मंद प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, मंद दहन का। मंद का मतलब होता है धीरे धीरे होता है, स्लो होता है। देखते होगे तुम लोग ऑक्सीजन को जो श्वसन करते हो तो श्वसन धीरे धीरे करते हो, ऐसे आराम से कर रहे हो, समझ, कोई ऐसा बुर वक्त तो पगलाइए जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन उससे होता होगा जब आप दौड़ने उड़ने जाते होंगे ना, ये जब आप कार करते होंगे तो हम जाते हैं एकदम जल्दी ऑक्सीजन लेगा, समझ में आ गया। तो वहाँ पर तीव्र कर रहे हो, वहाँ पर कैसे कर रहे हो, तीव्र गति से। और यहाँ पर जो अभी ऐसे जो नॉर्मली इंसान है वो कैसा करता है, मंद गति से। अब समझ में आ रहा है। तो श्वसन एक कैसा क्रिया है, मंद दहन का अभी की उदाहरण है, कैसा है, मंद। अब मंद दहन समझ में आ गया। लेकिन तीव्र दहन कहाँ पर होगा, जब आप कुछ हार्ड वर्क करिए, जब आपका पेशियां है जो खूब काम करेगा, समझ में आ गया। तो आप वहाँ पर कौचे हो जाएगा, तीव्र। आप बड़ी जल्दी नहीं देखते हो किसी को दौड़ उड़ के आएगा तो लो बुढ़वती, समझ में आ गया। तो यानी बड़ी जल्दी सांस ले रहा, सांस टान रहा, सांस ले रहा छोड़ा, ले रहा छोड़ा, समझ में आ गया। तो तीव्र हो गया। और जो धीरे धीरे कर रहा है तो उसको कौची कहेंगे, मंद कहेंगे, समझ में आ गया। जिसमें लगातार जैव ऊर्जा का खपत होता है, जिसमें लगातार कौची का खपत होता है, जैव ऊर्जा। यही जैव ऊर्जा जो होता है ना, इसी जैव ऊर्जा को हम लोग कहते हैं एटीपी। कौची कहते हैं, एटीपी कहते हैं। जैव ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, एटीपी, ठीक है। ये अभी आगे समझाएंगे, ये अभी आगे। अब देखो होता क्या है कि देखो हवा में क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है। हवा में क्या है, ऑक्सीजन को हम लोग ले लिए। तो हवा में तो खाली ऑक्सीजन है नहीं, खाली हवा में ऑक्सीजन है नहीं है। हवा में अगर बात करें तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। जरा याद रखना बढ़िया से, ऐसे हम आपको बाद में समझाते हैं, जब लेंगे छोड़ेंगे तब। अब जरा देखो, तो हवा जाएगा कहाँ, फेफड़ा में, कहाँ जाएगा, फिर वहाँ के बाद कहाँ जाएगा, कोशिकाओं। कोशिकाओं में कौची रहेगा, ग्लूकोज, क्योंकि जो खाना खाए वो कौची के रूप में जाके जमा हो ले, ग्लूकोज। अभी बताओ, खाना खाए तो ऊर्जा है नहीं है, यानी खाना खाने से आपको ताकत मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप खाना खा लीजिए खूब आराम से, सांस में नहीं लीजिए, समझ में, आप मरिए जाइएगा, समझ में आ गया। सांस लीजिएगा तो आप ताकत लग रहा है, समझ में, आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए सांस लेना जरूरी है। सांस को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते हो, नहीं तो रोक दोगे तो समझ आना बउआ कि क्या हो सकता है, समझ में आ गया। अब देखो ये अभी क्रिया करेगा किससे, ऑक्सीजन से। तो ये बनाएगा कौची, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, और प्लस में और भी क्या बना लेगा, जल बना लेगा। प्लस में और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, H2O। अब ऊर्जा को शरीर में रख लेता है, समझ में आ गया, और किसको भेज देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। अब लेटा कितना, छोटा कितना, उसको बाद में देखते हैं। चलो अगला क्या है, अगला बोल रहा है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन कितने प्रकार। अब श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। एक होता है वायवीय, जिसको ऑक्सी कहते हो, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी। अब एक होता है अवायवीय, जिसको क्या बोलते हैं, अनॉक्सी, ठीक है। अब जरा देखो, ऑक्सी कहने का मतलब क्या लग रहा है, ऑक्सी कहने का मतलब लग रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, कौची की उपस्थिति। तो देखो यही परिभाषा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन। समझ में, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा और वहाँ पर जब संपन्न होगा क्रियाएं, जो श्वसन वहाँ पर होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौची, ऑक्सी श्वसन, या इसी को हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। बहुत VVI क्वेश्चन है जी, ये बहुत बार पूछा जाता है, वायवीय अवायवीय, ये सब VVI क्वेश्चन है, बढ़िया से सुनना है और बढ़िया से याद कर लेना है, समझ में आ गया। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वायवीय, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब उपस्थित नहीं है, वो नहीं आया है, समझ में आ गया। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है क्रिया, ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया इसी लिखाता है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना है, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ सही है। देखो तो ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होता है, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपसे पूछेगी कहाँ पाया जाता है, तो ये कोशिकाओं में होता है। ये कहाँ होता है, कोशिकाओं, समझ में आ गया। अब देखो तो बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया में है जो ऑक्सी,
ऑक्सी श्वसन हो रहा है, यानी वायवीय श्वसन हो रहा है। तो वहां पर बताओ, वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है या अनुपस्थिति में? तो ऑक्सीजन के बोलोगे सर उपस्थिति में हो रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। ऑक्सीजन भी बढ़िया रूप से मिल रहा है, ग्लूकोज है, ये है, ग्लूकोज को तो तोड़िए देगा। ग्लूकोज का दुश्मन कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे जाता है तो उसको तोड़ के अलग अलग 3 अणु में बांट देता है। देखो, एगो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एगो जल बनाता है, एगो ऊर्जा बना देता है। अब देखो, अब वहां पर ग्लूकोज तो रहबे करेगा शरीर में, है कि नहीं है, कोशिकाओं में। अब वहां पर गया ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। तो बताओ ज्यादा बनेगा ऊर्जा या कम बनेगा? ज्यादा बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में न हो रहा। ऑक्सीजन है तो जल्दी जल्दी तोड़ेगा, भनाक तोड़ेगा उसको, ग्लूकोज को। लेकिन जहां ऑक्सीजन में नहीं तो कौची तोड़ेगा बेचारा? समझ में आ गया? टूटेगा तभी जब क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। ये तो अब चीज समझ में आ गया है। और टूटेगा कौची? ग्लूकोज। कौची टूटेगा? अब ग्लूकोज कहां से बनता है? जो हम लोग खाना खाते हैं तो कोशिकाओं में कौची के रूप में जाके जमा हो जाता है? ग्लूकोज। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो बताओ, खाली खाना खाने से तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन जब ऑक्सीजन ले लेते हैं, यानी जब श्वसन की क्रिया हो जाता है, तब हमारे शरीर में कौची बन जाता है? ऊर्जा। तो बताओ, श्वसन जरूरी है कि नहीं है शरीर के लिए? बहुत जरूरी। नहीं रहेगा, नहीं करोगे श्वसन की क्रिया तो ऊर्जा भी नहीं बनेगा। ऊर्जा नहीं बनेगा अगर किसी शरीर में, तो मृत्यु न हो जाएगा, समझ मर ही जाएगा। अब देखो, तो बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में ज्यादा बनेगा ऊर्जा कि नहीं बनेगा? तो इसीलिए इसको जो कोशिका होता है, कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है इसको। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझ में आ रहा है क्यों इसको बोला जाता है पावर हाउस? अब समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है। यहाँ पर श्वसन जो होता है वो कौची की उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब दूसरा है जिसका नाम है अवायवीय श्वसन, या इसी को दूसरा क्या कह सकते हो नाम? अनॉक्सी श्वसन। समझ में आ गया? अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। देखो, ये क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन, या इसी का दूसरा नाम क्या है? अवायवीय श्वसन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ऐसी क्रियाएं कहाँ देखने को मिलता है? ऐसी क्रियाएं आपको मिलेगा देखने के लिए ईस्ट में। ईस्ट एक प्रकार का जीव है। कहाँ मिलेगा? ईस्ट में। ईस्ट में होता है कौची के अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। याद रहेगा ये चीज। जरा एक चीज हम लोग और बात कर लेते हैं, एक चीज और बढ़िया से देख लो, ठीक है। ये तो हो गया एक अनुपस्थिति, और एक रहेगा उपस्थिति। उपस्थिति का मतलब भरपूर मात्रा में रहेगा, अनुपस्थिति का मतलब नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तनी मनी रहेगा, यानी तनी मनी रहेगा, तनी मनी नहीं रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं अभाव। अभाव का मतलब कमी, है ना। अगर ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अगर अभाव में बात करें, यानी ऑक्सीजन की अगर थोड़ा बहुत कमी हो जाएगा तो क्या होता है? तो वहाँ पर जो ये सब मांसपेशियाँ में होता है। ये सब कहाँ होगा? मांसपेशी। याद रखना आपको, मांसपेशियों में होता है। मांसपेशियों में। मांसपेशियाँ समझते हो? समझ में? सब जो जॉइंट वन देख रहे हो, समझ में आ गया? जो काम उम करता है, देख लो ना, हाथ पैर सबका जॉइंट वाइंट, समझ में? वहीं पर कौची होता है? ऑक्सीजन के अभाव होता है। ये कब होगा? जब आप कोई हार्ड वर्क करिएगा, खूब अब आप ऐसे हाथ नचा रहे हैं, तो एजा पर कौची हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी। अब बताओ, जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो एजा पर ऊर्जा कम बनेगा कि नहीं बनेगा? ऊर्जा का कम बनेगा, क्योंकि बताओ, जहां पर ऑक्सीजन पूरा मिल रहा है तो एजा पर ऑक्सीजन तो एजा पर बहुत ऊर्जा बन रहा है। लेकिन जहां ऑक्सीजन की कमी है तो वहां पर ऊर्जा बनबे नहीं करेगा। लेकिन जहां पर ऑक्सीजन का अभाव है तो वहां पर थोड़ी मात्रा में बनेगा, थोड़ी मात्रा में बनेगा। समझ में आ गया? तो वहां पर क्या चीज हो जाएगा? वहां पर उसी स्थिति में वहां पर लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है। कौन चीज जमा होने लगता है? है ना। ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, और वहां पर जमने कौन चीज लग रहा है? लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण मांसपेशियों के पास में क्या देने लगता है? दर्द देने लगता है। वहां पर कौन सा अम्ल जमा होने लगता है? लैक्टिक अम्ल। याद रहेगा, जहां पर क्या चीज का कमी रहता है? ऑक्सीजन का। तो क्या चीज कम बनेगा? ऑक्सीजन कम मिलेगा, लेकिन लैक्टिक अम्ल ज्यादा बनने लगेगा। लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ने लगेगा, और यही अम्ल की मात्रा जब बढ़ने लगता है तो वहां पर क्या हो जाता है? दर्द उत्पन्न होता है। अब समझ में आ गया? तो एक तो होता है ऑक्सीजन के अभाव में, एक होता है ऑक्सीजन की कमी, एकदम पूरे खत्म में है, और एक होता है ऑक्सीजन पूरा भरपूर मात्रा में है। समझ में आ गया? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऑक्सीजन का जब अनुपस्थिति रहेगा तो कहाँ देखने को मिलेगा? ईस्ट में। और जो ऑक्सीजन का अभाव होता है
तो वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, मांसपेशियों के पास। ये कब होगा, जब आप हार्ड वर्क करिएगा, दौड़िएगा, समझ में आ गया। ज्वाइंट वाइंट को आप ज़्यादा काम करवाइएगा ना, जहाँ जहाँ पर ज्वाइंट है, मांसपेशियाँ हैं, समझ में, हाथ उठ को ऐसे खूब घुमाते रहिएगा। अब मान लेते हाथ ऐसे ले लिया, ऐसे ऐसे खूब घुमा रहे हैं जा पर, समझ में आ गया, इसको समझ में, या तो ऐसे ऐसे जा पर खूब घुमा रहे हो तो जा पर कौची हो जाएगा, ज़्यादा देर तक तुम नहीं घुमा सकते हो, समझ में आ गया, दर्द उत्पन्न होने लगेगा। कौची की कमी हो जाता है, ऑक्सीजन की अभाव का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना। और जब ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है तो या फिर कौची जमा होने लगता है, लैक्टिकम। उस ज्वाइंट के पास में कौची जमा होने लगता है, लैक्टिकम, समझ में आ गया, जिसके कारण वहां पर क्या चीज हो जाता है, दर्द उत्पन्न होता है। बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया। ऑक्सी एवं अनऑक्सी में अंतर, ऑक्सी एवं अनऑक्सी में अंतर। ऑक्सी को ही दूसरा नाम बताइएगा जल्दी से, क्या बोलते हैं, वायवीय। और इसको क्या बोलोगे दूसरा नाम, अवायवीय। अब जरा देखो क्या होता है। अच्छा ये तो पॉइंट तुम लोग लिख ही सकते हो। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को कौची कहते हैं, ऑक्सीश्वसन। ये तो अभी तुरंत इधर देखो। अब देखो तो उसके उल्टा उधर लिख दो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, अवायवीय। अगर आपसे एग्जाम में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर पूछा है तो भी यही लिखना है, या ऑक्सी या अनऑक्सी में अंतर पूछा है तो भी यही लिखना है, कोई दिक्कत। चलो दूसरा पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है, इसे वायवीय श्वसन भी। अब जरा ये बताओ कि अगर बोलेगा वहां पर वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाए, क्योंकि वायवीय और अवायवीय तो ऊपर में ही लिख दिए हो कि नहीं, तो वो नीचे में थोड़े लिखाएगा दोबारा। यानी दूसरा पॉइंट पर आपको ज्यादा गौर करना होगा, याद रखना है कि अगर वहां पूछा है वायवीय और अवायवीय में क्या अंतर है, तो आप यहां पर इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता नहीं लिखिएगा, समझ में आई ना, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देखो इधर यहाँ पर क्या लिख दोगे, इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, और इधर क्या लिख दोगे, इसे अनऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट जरा देखिए क्या बोला, इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं। विशाल का मतलब बड़ा जीव, ये सब छोटे मोटे जीव नहीं है, जैसे ईस्ट उस्ट देख रहा है, ये सब क्या है, छोटा जीव है, ये सब क्या है, छोटा जीव है। तो देखो तो इसमें बड़ा जीव भाग लेता है, इसमें कौन सी भाग लेता है, छोटा जीव, सूक्ष्म माने छोटे जीव। अगला पॉइंट देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, किसमें, ऑक्सी वाला में। तो यहां पर यह भी एक लाइन लिख सकते हो ऑक्सी श्वसन में कि इसमें कौची का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। यह देखो ना नहीं बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बन रहा है, बताओ समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ये भी तो ऑक्सीय श्वसन है, समझ में आ गया, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ऑक्सी श्वसन। अब देखो ये, और इसमें इसका उल्टा कर देना, यहाँ पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण नहीं होता। अगला पॉइंट देखो, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज जो है पूरा तरह से टूटता है, ग्लूकोज जो है पूरा तरह से टूटता है, कौची में, ऑक्सी श्वसन। और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, इसमें ग्लूकोज जो है पूरा नहीं टूटता है, ग्लूकोज पूरा नहीं टूटता। अगला देखो, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितने एटीपी, 36। एटीपी क्या होता है, तो एटीपी जैव ऊर्जा को बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, जैव ऊर्जा को बोलते हैं, समझ में आ गया। इसका अगर एटीपी का पूरा नाम पूछेगा तो क्या होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपसे पूछे मान कि एक एटीपी बराबर क्या होता है, एक एटीपी बराबर कितना ऊर्जा होगा, तो आपको बताना है 7200 कैलोरी ऊर्जा। कौची, CAL का मतलब होता है कैलोरी, 7200 कैलोरी, समझ में आ गया। अगर आप इसी को अगर केजी में लिखिएगा तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी। याद रखना है आपको कि एक एटीपी में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है उत्पन्न, 72, समझ में आ गया। तो एक के गो अणु जब टूटेगा ना, किसका एक अणु, ग्लूकोज के, ग्लूकोज का एक अणु मतलब एगो टूटेगा, ग्लूकोज के गो एगो, तो सोचो 36 एटीपी, यानी 36 एटीपी ऊर्जा बना देगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर एक अणु टूटेगा तो 2 एटीपी बनाएगा, कितना, यानी यहां पर जो ऊर्जा बनाएगा 2 एटीपी। एटीपी तो समझ रहे हो ना, ये क्या है, जैव ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, समझ में आ गया। जो कि एटीपी को अगर एक एटीपी बराबर पूछे तो 7200 कैलोरी होगा, 7200 कैलोरी हो, ठीक है। अब जरा देखो तो इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से कितने एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी का निर्माण। बोलो यहां तक में कोई प्रॉब्लम है, तो अब इसके बाद के टॉपिक को देखते हैं। चलो देखो अगला टॉपिक क्या है, बोला
श्वसन क्रिया कितने क्रियाओं का सम्मिलित रूप है? तो श्वसन क्रिया 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन क्रिया कितने क्रियाओं का सम्मिलित रूप है? सम्मिलित का मतलब होता है मिला हुआ, सम्मिलित का मतलब मिला। देखो श्वसन क्रिया में 2 चीज़ तुम लोग करते होगे, एक तो लेते होगे, समझ में आ गया, ऑक्सीजन लेते होगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते होगे। जरा हम लोग बढ़िया से अगर इसको डिटेल में पूछें तो देखो वायुमंडल में तो सब चीज़ है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, अब बोलो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो तुम लोग आता है, अगर मान लेते वायुमंडल में उड़ते तो है सब है, तो तुम सबका चिवड़ा में से चुन चुन के लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता, ऑक्सीजन आओ, समझ में ऐसे लेता है ऑक्सीजन, समझ में आ गया। वो जितना आ रहा है सब है भकोसले भकासले ससरा गया एकदम, समझ में आ गया। तो उससे कोई नहीं कि मतलब वो पहचान लेगा कि इधर से देखो ऑक्सीजन आ लो, यही वाला खाली टान ऐसे, समझ में आ गया। अब भले थोड़ा बहुत शुद्ध हवा हुआ पहचान सकते हो तुम लोग कि कहीं से खूब एकदम बदबू नहीं मार रहा था, बाप रे बाप तो एकदम भयंकर ऑक्सीजन हो, समझ में आ गया। तो शुद्ध अशुद्ध पहचान सकते हो कि किधर से एकदम शुद्ध आ रहा है, समझ में आ गया। और कहीं एकदम पेड़ उड़ के पास में आप बढ़िया लग रहे हो, समझ में आ गया। तो ये सब भले पहचान सकते हो, लेकिन तुम लोगों को कोई बोला है कि देखो वायुमंडल में से खाली ऑक्सीजन को तिर तिर के नाक में घुसाओ, वायुमंडल में से तिर तिर के नाक में घुसा, अब वो बेचारा वायुमंडल में सही से तिरेगा, नाक में ऐसे करके घुसाते रहेगा, समझ में आ गया। वो दिखते है, समझ में आ गया। अगर ऐसे तो उन सब कहीं करते रह गया, खाना उना खा रहा है, अब बोलो खनमो खा रहा है ऐसे हाथवा से, और वही हाथवा से ऐसे ऑक्सीजन में लेके ऐसे फिर अंदर में घुसा दिया, अब फिर वही हाथवा से अब बकौट लिया, समझ में आ गया। कितना दिक्कत होगा। तो जो नाक है ना, समझ में आ गया, या आप भी तो खाली ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं, खाली ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर, ग्रहण कर लेता है सभ्य, यानी ले लेता है सभ्य के सभ्य। तो देखो बताओ, अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पर समझा देते हैं, तो नाइट्रोजन कितना है, यहाँ नहीं नीचे समझा देते हैं। देखो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 78% है कि नहीं है, और बोलो ऑक्सीजन कितना है, 21%, 21% ऑक्सीजन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, अब इतना है। तब बोलो ये तो सभ्य तुम लोग टान लिया सरसरा के, समझ में आ गया। अब एरा में से जो तुम्हारा जरूरी है उसको रख लो, अब बाद बाकी सभ्य के सभ्य छोड़ दो, समझ में आ गया। तो लेना और छोड़ना तो तुम्हारा काम है, ये है, यही दोनों को मिला करके कौची बनता है, श्वसन। लेने और छोड़ने की ही क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन, समझ में आ गया। ऐसे हम आपको जो डिफिनेशन लिखा है उसमें देख रहे थे ना, उसमें भी तो वही क्रिया हो रहा था कि ले रहे हैं और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा रहे हैं, समझ में। और वहां से जो निर्मित यानी बन रहा है कौची, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से बाहर निकाल लेते हैं शरीर से, समझ में आ गया। तो शरीर से बाहर भी निकालोगे तो कौची से, नाकवे से ना, नाक से या तो मुंह से, समझ में। नाक और मुंह से तुम लोग श्वसन लेता होगा, हम लोग नाके मुंह से न लेते हैं श्वसन। देखो इधर, अब जरा बताओ, ये तो सभ्य के सभ्य टान लिए हैं, लेकिन जब लेने के बाद इसमें से नाइट्रोजन जो जितना लिया है ना उतना तुम छोड़ दो, यानी नाइट्रोजन जितना लिए उतना छोड़ भी देते हैं, उतना छोड़ भी देते हैं। ऑक्सीजन को पूरा नहीं छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को पूरा नहीं छोड़ते, ऑक्सीजन 4% रख लेते हैं। तो 4% रख लेंगे तो कितना छोड़ोगे बताओ, तो 17% छोड़ दो। अब बताओ कि अगर तुम 17% 4% इसको रख लिया है तो 4% ज़्यादा तो कुछ देवे पड़ेगा उधर बाहर, तो ज़्यादा 4% कौची बढ़ा के दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी ये तो लिए हो 0.03% और छोड़ दिया कितना, 4%, समझ में आ गया। तो बताओ ये 4% ज़्यादा क्यों छोड़े, क्योंकि 4% ऑक्सीजनमा जो यहाँ रख लिए हैं, समझ में आ गया। ले तो लिए हो 21%, लेकिन 21% छोड़ा है, नहीं छोड़ा। ऑक्सीजनमा कितना छोड़ा है, 4%, सॉरी 17%, 4% रख लिया है। तो 4% रखा है तो उसके बदले में कुछ देगा ना, समझ में आ गया। तो उसके बदले में तुम कौची छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, जो 4% छोड़ दे, समझ में। नाइट्रोजन तो जितना लिया था उतने भाग सुनी फेंकियो दिया, लिया फेंका, समझ में आ गया। उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं, समझ में आ गया। तो चलो देखो, अब पहला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रश्वास। तो देखो श्वसन की क्रिया के दौरान हवा का नाक से होते हुए, हवा जो है जब श्वसन की क्रिया होगा तो नाक से होते हुए हवा कहाँ जाएगा, बोलो फेफड़े तक पहुँचाना, एवं ऑक्सीजन का फेफड़ों के दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से। अब वहाँ पर जो फेफड़ा में है, वहाँ फेफड़ा के दीवारों पर कौची सब चिपकल है, अभी बताएं कौची चिपका हुआ है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने की क्रिया, अभी हम बताए थे कि जो भी होगा समझ में आएगी। देखो तो जो ये हीमोग्लोबिन है
हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने की क्रिया को प्रश्वासन का प्रश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्वास। देखो जो लेते हैं उसको प्रश्वास और जिसको छोड़ते हैं उसको उच्छ्वास, उसको कौन कहते हैं? उच्छ्वास। समझ में आ गया? और जो लेते हैं उसको प्रश्वास। समझ में आ गया? तो लेना और छोड़ना ये दोनों क्रियाएं मिल करके ना बनता है कौची? श्वसन। क्या बनता है? श्वसन। लेने और छोड़ने की क्रिया दोनों को सम्मिलित रूप है श्वसन। तो वही चीज ना लिखा गया है यहाँ पर कि दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। अब बताओ कि जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, तो देखो ऑक्सीजन मिला किससे? हीमोग्लोबिन से। तो क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? ऑक्सीजन जो पढ़ते हो ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में से जन को हटा दो, तो जन को हटाओगे ऑक्सीजन में से तो क्या बचेगा? ऑक्सी। और हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन लिख देना। समझ में? यानी जन को खाली हटा देना, जन को हटा देना, बस आपका काम हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अब बताओ जो श्वसन हम लोग लिए हैं तो वो तो गया है नाक से। नाक से गया कहाँ? फेफड़ा में। फेफड़ा में कौची रहेगा? सब रो दीवारों पर कौची रहेगा? अभी ना बताएं, ग्लूकोज रहेगा। और वो ग्लूकोज में ग्लूकोज के अणु को कौची करेगा? तोड़ेगा, है ना। और तोड़ने के बाद जो सभी जगह पहुंचाएगा तो कौची के सहायता से? हीमोग्लोबिन पर सवार होकर चल जाता है। समझ में आ गया? अब जो जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रश्वास। तो ये तो अभी ले लिए हैं हम लोग, ये तो अभी हम लोग ले लिए। और ये आपको रिएक्शन के बारे में लिखे कि जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, यह अभी क्रिया करेगा तो कौची बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रहेगा? चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है उच्छ्वास। उच्छ्वास। अब देखो क्या है उच्छ्वास? बुरा श्वसन की क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित CO2 पुनः हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़े तक आता है। देखो अब जो शरीर में ये क्रिया हुआ, श्वसन की जो क्रिया हुआ, तो वहां पर एक कौची बना? कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब वह कोशिकाओं में से कार्बन डाइऑक्साइड को यानी ऑक्सीजन को ले गया भी था हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पर सवार होकर गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा कौची के पर सवार होकर? हीमोग्लोबिन पर सवार होकर। किस पर? हीमोग्लोबिन पर सवार। अब हीमोग्लोबिन पर सवार होकर कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा के पास। और फेफड़ा से फिर नाक से होते हुए कौची निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। कौची कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। समझ में आ गया? इसी क्रिया को ना बोलते हैं उच्छ्वास। अब देखो तो इसके बाद क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ऐसे हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हीमोग्लोबिन से अभी क्रिया करेगा। ये कहाँ होगा? शरीर के अंदर या बाहर? शरीर के अंदर होगा। हीमोग्लोबिन शरीर के अंदर ना है जी। तो शरीर के अंदर ये मिलेगा और मिल के ही ना आएगा कहाँ? कहाँ आएगा? फेफड़ा के पास आएगा। पहले कहाँ आएगा? फेफड़ा। और फेफड़ा के बाद फिर कहाँ जाएगा? नाक। नाक से होते हुए कहाँ निकाल दोगे? वायुमंडल में। वायुमंडल में ही छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? समझ में आ गया? यहाँ पर लगता है थोड़ा सा दिक्कत है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर, शरीर से बाहर, यहाँ शरीर लिख दें, हमारे शरीर से बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। तो लेना जो उसको प्रश्वास, छोड़ना को उच्छ्वास। समझ में आ गया? और ये दोनों जो मिलता है, समझ में आ गया? अच्छा पहले इसको या तो रखते हैं। देखो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अभी क्रिया करके कौन बना है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये किससे अभी क्रिया कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और यहाँ पर किससे हुआ था? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अब ये जब लेना और छोड़ना दोनों क्रिया को क्या कहते हैं? एक को बोलते हैं लेना को प्रश्वास, और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं उच्छ्वास। समझ में? अब लेते कौन कौन कितना है, छोड़ते कितना कितना है, वो भी बता दिए आपको। समझ में आ गया? ये सब आपको याद रखना है। तो जब ये दोनों मिलता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। याद रहेगा? तो श्वासोच्छ्वास क्या है? समझ में आएगा? इसमें क्या लिखोगे? प्रश्वास और अश्वास के सम्मिलित रूप। सम्मिलित रूप मतलब दोनों को मिलाने पर जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। याद रहेगा? अब देखो पौधों में श्वसन, तो पौधों में श्वसन के लिए जो 3 अंग होते हैं, ठीक है, किससे किससे करता है? एक पत्तियां से करता है, और एक तना से करता है, और एक जल से करता है। समझ में आ गया? ये तीनों से होता है क्या चीज में? श्वसन, पौधों में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन। किस में पढ़ेंगे? जंतुओं में श्वसन। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर, तो पत्तियों में कहाँ होता है? पत्तियों में रंध्र होता है। पत्तियों में रंध्र जो छोटे छोटे क्या होता है? छिद्र होता है। पत्ती देखे हो ना पत्ता, समझ में आ गया? वो छोटे छोटे जो छिद्र होता है उसी के द्वारा पौधे जो है सांस को लेता है। समझ में आ गया? किसके द्वारा?
सांस, ठीक है, उसी के द्वारा ना, यानी पतियों में जो रंध्र होता है उसके द्वारा। अब उसके बाद क्या है, तना। तो देखो अगर पतियों में होता है तो रंध्र और तना में होता है तो वात रंध्र। क्या होता है, वात रंध्र। तो तनों में वात रंध्र होते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या चीज लेते हैं, सांस लेते हैं। समझ में आ गया। और उसके बाद एक और होता है जड़ों में, तो जड़ों में होता है मूल रोम, जड़ों में होता है मूल रोम। जो रोमा रोमानिया ना देखते हो, पेड़ा के बारे होता है जरा जड़ निकलेगा, उसमें मूल रोम रहेगा। समझ में आ गया। अब उसके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उसके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। लेकिन जब देखते हो कि पेड़ पौधा कोई बूढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, तो उस सब में ये सब नहीं रहता, मूल रोम नहीं रहता। समझ, वो सब जो पेड़ पौधा होता है देखता हो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ में आ गया। यानी बूढ़ा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाता है, सूख जाता है, वो पेड़ पौधा सूख जाता है कि नहीं सूख जाता है। ठीक है, तो ये इसके इतने टॉपिक थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज़, अब इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो जंतुओं में श्वसन, और उसके बाद हम लोग उसी में पढ़ेंगे किसका, मनुष्य का। किसका पढ़ेंगे, मनुष्य का। बस ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। चलो देखो अब अगला टॉपिक। देखो अगला टॉपिक क्या है, मानव श्वसन तंत्र। देखो मानव जो श्वसन तंत्र होता है वो इतने सारे जो इसमें टॉपिक है, इससे पूरा को मिलाने से क्या बनेगा, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो इस सारे टॉपिक को क्लियर करके रखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका फिगर बनाना है, सबसे पहले इसका फिगर बनाना है इधर साइड में, और उसके बाद इसके जो भी टॉपिक है उसको लिखना है, उसके बारे में छोटा छोटा जो पॉइंट है वो लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो चलो देखो, जो मानव श्वसन तंत्र होता है उसमें सबसे पहले क्या है, उसमें सबसे पहले है नासिका। नासिका जिसको क्या कहते हो, नाक। ठीक है, अब नाक में क्या देखते हो बताओ तो। नाक में देखते हो कि नाक जो है वो दो गोलाकार कौची रहता है, नाकों में दो गो छिद्र रहता है कि नहीं रहता है। समझ में आ गया। नाकों में दो गो गोलाकार क्या होता है, छिद्र, और उसी के स्तर पर क्या चीज रहता है, उसी के अंदर में देखोगे तो बाल रहते हैं, छोटे छोटे क्या रहते हैं, बाल। और वो बाल जो है बाहर के जो धूल कण है जब श्वसन जब तानते हैं तो उस समय वो गंदगियाँ को क्या करता है, रोकता है। ये किस में रहता है, नोज यानी नाक में। समझ आई, नाक कहाँ होता है, मुंह के जस्ट ऊपर होता है, मुंह के तनी सा क्या होता है, ऊपर होता है, मुंह के ऊपर होता है क्या चीज, नाक। अब समझ में आ गया। तो इसके बारे में लिख दोगे 2-3 लाइन। समझ में आ गया ना कि इसमें नाकों का बाल। अब देखो सांस तो लेने के लिए ऐसे मुंह से भी लेते हो कि नहीं लेते हो, लेकिन मुंह से लेना गलत बात है। समझ में आ गया। क्योंकि देखो मुंह में तो बाल है नहीं, बाल है। अब इसमें अगर सांस तानोगे तो बोलो धूल कण सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसीलिए मुंह से नहीं लेना चाहिए। भगवान जो बनाए हैं, जो ये आपका मार्ग बनाए हैं, ठीक है, उसी मार्ग के द्वारा है जो श्वास लीजिएगा तो आप स्वस्थ रहिएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ से लेना है, नाक से लेना है। अब देखो, अब नासिका के बाद क्या होता है, नासिका बेस्म। नासिका के बाद होता है नासिका बेस्म। अब देखो नासिका बेस्म जो देखो ये यहाँ हुआ नासिका, अब इसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो क्या रहेगा, नासिका बेस्म। अब नासिका बेस्म में क्या होता है, इसमें जो है म्यूकस पाया जाता है। कुछ पाया जाता है, म्यूकस, है ना। अब ये म्यूकस जो है, इसमें म्यूकस स्त्रावित होते रहता है, समझ में, जो कि चिपचिपा टाइप का रहता है। नाक उक में घुसाओगे तो देखो निकालो तो चिप करते रहेगा, करता है कि नहीं करता, वही कौची रहता है, म्यूकस रहता है, उसमें स्त्रावित होते रहता है। वो देखो क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर धूल कण गया, समझ में आ गया, अब वो नाक के बाल नहीं रोक पाया तो उसको कौन सटा लेगा, म्यूकस। वो म्यूकस है जो उसको सटा लेता है, समझ में, और सटा के साइड में जमा हो जाता है, और आप फिर बकोट के टोनी सब निकाल लेते हो, कटोरा में जमा कर लेते हो। समझ में आ गया। जरा गांव देहात में नकटी कहता है, कौन चीज, नकटी। अब देखो तो वही म्यूकस भी सटा लेता है। कौन सटा लेता है, म्यूकस सटा लेता है। अब देखो उसके बाद कौन चीज है, उसके बाद है ग्रसनी, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैरिक्स कहते हैं, इंग्लिश में फैरिक्स। देखो नासिका बेस्म के बाद ये क्या चीज में खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। क्या चीज में खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। उसके बाद जो तुम्हारा होता है, उसके बाद होता है स्वर यंत्र। तो ग्रसनी के बाद यानी नासिका बेस्म जो है कहाँ जाकर खुला, ग्रसनी में, और ग्रसनी के बाद यह जो है ग्रसनी कहाँ जाकर खुलेगा, स्वर यंत्र में। यह देखो ये जा पड़ी, समझ में आ गया, यहाँ पर खुलता है। ठीक है, ग्रसनी को ऐसे तुम लोग कह सकते हो, देखो गांव देहात में उसको हल्लक कहता है, नहीं कहता कि हल्लक खोल कर देखा, हाँ देख यही हो, समझ में आ गया। ओरे कहते हो ग्रसनी, कौची कहते हो, ग्रसनी कि हल्लक नहीं, बउआ कुछ फंस जाता कर तो बुआ, समझ में आ गया। अब लो आ किया तो वही है फैरिक्स, वही है फैरिक्स। उसके बाद कौची होता है, लैरिक्स। लैरिक्स के मतलब स्वर यंत्र होता है, समझ में आ गया। देखो कोई ऐसा बाद बोले ले नहीं जाएगा उसको, समझ में, वही है स्वर। यानी स्वर का केंद्र किसको कहा जाता है, स्वर यंत्र को। तो स्वर यंत्र में क्या लिख सकते हो कि ग्रसनी के बाद है ना जो ये श्वसन मार्ग है वो कहाँ जाकर खुलता है, स्वर यंत्र में। और स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है, स्वर का केंद्र। इसी को स्वर का केंद्र का, जिसका ये बढ़िया रहता है ना, एकदम साफ सुथरा, तो बढ़िया से हाँ देखते नहीं कोई अब पूरा गला फंस रहा है तो वही फंस रहा है, कौची, स्वर यंत्र। अब उसको पहले खखा, हाँ अब
समझ में आ गया। तो वही स्वर यंत्र है, कौची है, उसको स्वर का कौची बोला जाता है, केंद्र बोला जाता है, स्वर का केंद्र बोला। यहीं से आप बोलते हैं जिसका स्वर यंत्र बढ़िया है वो बहुत सुंदर सुंदर बोलेगा। समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद ये कहाँ जाकर खुलेगा, श्वास नलिया, इसी को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, देखो इधर जो श्वास नली होता है यानी ट्रैकिया। अब देखो ये ट्रैकिया जो देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर देखो, ये देखो ये लैरिक्स है, कौची है, लैरिक्स है ना, इसी को क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। समझ में आ गया। फेरिक्स समझ में आ गया, जिसको क्या कहते हो गांव देहात में, हल्लक कहते हैं। ठीक है, और जो स्वर यंत्र होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, है ना, उसको स्वर का केंद्र कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्वर का केंद्र। अब उसके बाद यह कहाँ जाके खुलेगा, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया में देखोगे तो जो अपूर्ण बल है, यानी पूरा तरह से ही बलय नहीं रहता, पूरा तरह से, बलय का मतलब होता है गोल, वलय का मतलब गोल, तो ये अपूर्ण बल है, उपास्थि से जो है बना हुआ रहता है, सजा हुआ रहता है, कौची से, उपास्थि से। याद रखना, एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि, एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि। तो अस्थि जिसको हड्डी कहते हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइट होता है, ये टाइट होता है, जो अस्थि होता है वो टाइट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा रहता है, उपास्थि, जो कि मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक है, ये इसलिए लगाया जाता है, ट्रैकिया में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब सांस लोगे, समझ में आ गया, तब तो ठीक है, तब तो ये फूल जाएगा, ये फूलेगा कि नहीं फूलेगा नली, लेकिन जब सांस वास छोड़ोगे तो पचक जाएगा, पचक जाएगा कि नहीं, और सट जाएगा। अब तो सांस छोड़ दिया, अब सांस खींचैले जा, अब तो सटल ना है, अब खींचेबे नहीं करेगा, मर जाएगा टनटना के। समझ में आ गया। तो इसीलिए वहाँ पर एक कौची लगा दिया गया है, वहाँ पर लगा दिया गया है उपास्थि लगा दिया गया है, जो कि कौची होता है, मुलायम। अब बोलो अस्थि अगर लगा देता हड्डी, समझ में आ गया, तब लेता और छोड़ता, तब एजा पर गलता कि नहीं गलता, क्या कि वो मुलायम तो है नहीं, वो छोड़ेगा ऐसे, वो छोड़बो करता, अलबलेबो करता, समझ में, फिर लेता सांस बोले, समझ में आ गया। बड़ी टेंशन में रहता बेचारा, है कि नहीं। अब कहीं जा उड़ा ट्रेन उरेन में उसे करेगा सबके सामने, तो बोले अरे पगला थे, थोड़ा मिर्गी आ रहा है का रे, समझ में आ गया। इसलिए भगवान बड़ी बढ़िया से बनाया है सब चीज़, समझ में आ गया, सजा धजा के एकदम। अब देखो तो ट्रैकिया में कौची लगा रहता है, अपूर्ण वलय, मतलब पूरा वलय नहीं रहता, अपूर्ण वलय, और कौची लगा रहता है, उपास्थि से सजा हुआ रहता है। ठीक है, ताकि जब श्वसन छोड़ेंगे, समझ में आ गया, तो छोड़ने में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जब छोड़ेंगे तो यह जो है पूरी तरह से पाइप को सटने नहीं देगा, यानी जो श्वास नली है उसको सटने नहीं देगा, ट्रैकिया को सटने नहीं देगा। अगर यह सट गया, समझ में, तो फिर सांसवा खिंचाएगा कैसे। अब पाइप पे अगर बंद हो ले तो ओरा में जाएगा कैसे, सांस जा सकता है, नहीं जाएगा। समझ में आ गया। तो इसीलिए उसमें क्या लगा रहता है, अब समझ में आ गया कि क्यों लगाया जाता है। अगर नहीं लगा रहेगा तो समझ जाओ कि उसको क्या हो सकता है। तो वहां पर कौची लगा रहता है, उपास्थि, अस्थि नहीं रहता, उपास्थि जो कि कौची होता है, मुलायम होता है। वो क्या होता है, मुलायम होता है। अस्थि जो होता है वो देखिए करते हो, हड्डी जानते हो ना, समझ में, वो कितना टाइट होता है। अब उसके बाद ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया जब आगे जाता है तो ये दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में, दो भागों में बट जाता है। उसके बाद ये ब्रोकस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, है ना, यानी ट्रैकिया आगे चल करके दो भागों में बटता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोकस कर। अब ये दोनों ब्रोकस है जो दोनों फेफड़ा में जाकर खुलता है, दोनों फेफड़ा में जाके खुलता है, दोनों फेफड़ा में जाकर के खुलेगा क्या चीज, ब्रोकस। क्या खुलेगा जाके, ब्रोकस। और ये ब्रोकस जो है, ये बोलो के गो ब्रोकस बना है, दो गो, क्योंकि दोनों फेफड़ा में जाके खुलेगा। अब ये जो ब्रोकस है ये बहुत सारे कौची में बट जाएगा, ब्रोंकिओल्स, कौची में बच जाएगा, ब्रोंकिओल्स। अब देखो ब्रोंकिओल्स जिसको कौची कहते हैं, श्वसनी कांव, कौची में बढ़ जाएगा ये, श्वसनी कांव में। और उसके बाद ये श्वसनी कांव जो है ये बहुत सारे कौची में बढ़ जाएगा, वायु कोष्ठिका में। क्या चीज में बढ़ जाएगा, वायु कोष्ठिका, है ना, जिसको हम लोग वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका वाहिनी। अब ये वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ जो हैं छोटे छोटे वायु कोष में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे वायु कोष। देखो ये सब जो छोटा छोटा देख रहे हो ना यहाँ पर जो बनेगा गोल गोल टाइप का, ये सब कौची कहलाता है, वायु कोष। हवा जो है ना, हवा उसी में जाके जमा होता है, कहाँ, वायु कोष में। समझ में आ गया। अब देखो होता क्या है, जैसे तुम ये तो मार्ग कहलाएगा कि नहीं, ये क्या चीज है, श्वसन मार्ग। अगर पूछेगा कि श्वसन अंग मनुष्य का क्या है, तो श्वसन अंग फेफड़ा, कौची है, फेफड़ा। और ये सब मार्ग है। अब कितना लोग कहता है कि श्वसन अंग कौची, तो नाक बताता है। नाक से कोई सांस लेता है, पगला है, समझ। नाक तो मार्ग है, उसके द्वारा तो कौची जाएगा, सांस जाए। सांसवा तो लेगा फेफड़वा ना, ये ना करता, बोलेगा कि सांस छोड़ रहे,
समझ में, यहाँ से टारगेट लगाता है, ये फेफड़ा से, कोई नकवा से एकरा से टारगेट लगाएगा। समझ में आ गया, ये मार्ग है, कौन चीज है, मार्ग, इससे श्वसन जाता है और श्वसन आता है। तो बोलो मनुष्य का जो श्वसन अंग है वो कौन चीज है, फेफड़ा। समझ में, और मनुष्य के श्वसन अंग जो मनुष्य में फेफड़ा पाया जाता है वो कितना रहता है, 2 रहता है। कितना फेफड़ा, 2। अब जरा बढ़िया से समझो, वायु आकर के जमा कहाँ हो जाता है, वायु कोष में, वहां जाके ऑक्सीजन जमा हो जाता है, और यहाँ पर ही बैठा रहता है हीमोग्लोबिन, कौन बैठा रहता है, हीमोग्लोबिन। अब जैसे ही इसको आया है वायु, समझ, यानी ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन में लेके सगरो घूम जाता है पूरा शरीर में, ले 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 ले, अब सबके थोड़ा थोड़ा दे देगा। समझ में आएगा, पूरा कोशिका में घूम जाएगा, और वो भी कोशिकाओं में भी कहाँ जाके देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को, बताया ना, वो भी कहाँ जा करके देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और जब जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो ला 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 ला, है ना, अल्लाह ला ला ला, फिर ला के एजा पे रख देगा। समझ में आएगा, जो 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 फिर उसे हुचुक मार देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और फिर ये जे पर ही बैठल रहेगा, और जैसे तो ये इंतजार करता रहता है कि ऑक्सीजन में आवे, सांस बताना ऐसे, तो बस जैसे आया भाग सुनी लिया, अब फिर दो ले 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 ला 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 ला, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, समझ में, अब फिर एजे पर आके अब फिर हुचुक मार दिया, समझ में, अब फिर बाहर, जो मतलब हीमोग्लोबिन है जो जब बैठले रहता है इंतजारे में, और जैसे ही एकदम सांस बताना बस तुरंत एकदम तैयार रहता है, लिया तुरंत आप कहाँ पहुँचा देगा, कोशिकाओं तक, सभी कोशिकाओं तक, बोले ले 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 अल्लाह ला 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 ला, समझ में आ गया। आप पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब वहाँ पर बन रहा है उसको लेके उचाक दुनिया एजा पे ला के एजा पे से फिर ओकरे रास्ता में फेंक देगा बाहर। समझ में, तो ये सब केकर काम है, हीमोग्लोबिन के। ऐसे भी हम बताए थे कि हीमोग्लोबिन है जो लेके घूम जाता है किसको, ऑक्सीजन को, है ना, और हीमोग्लोबिन गाड़ी के काम करता है, स्प्लेंडर के, समझ में, और पर बैठाता है, बोलता है चल 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 चल, समझ में आ गया। और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, समझ में, जरा कि नहीं रखना चाहता, और अला बैठ 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 ओवरो ले जाके पहुंचा दिया, के जा वायु कोष में, और जा इसके बाद ढकेल दिया, जो बुलवा के उन्होंने, अब फिर जैसे ऑक्सीजन में लिया है बस तुरंत लेके बैठ 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 चल 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 चल, समझ में आ गया, तुरंत पहुंचा देगा। अब देखो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन अब ले जाएगा किसको, ऑक्सीजन को ले जाएगा, किसको ले जाएगा, ऑक्सीजन को। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है थोड़ा सा खचरा है, कौन चीज है, खचरा है, यानी बदमाश टाइप के है। अब बदमाश कैसे है, जे देखो, है ना, इसको पगला के हीमोग्लोबिन जो है, ये हीमोग्लोबिन जो देख रहे हो, समझ में आ गया, ये इसलिए खचरा इसको कहते हैं क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन को ले जा रहा था तो बढ़िया काम है, लेकिन ये पगला इसलिए है क्योंकि देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बड़ी जल्दी एकदम मेहमान बना लेता है। समझ में आ गया, ये मेहमान के भूल जाता है, समझ में आ गया। अब देखो इससे ज़्यादा महंगा मेहमान इसको मानता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है जो बड़ी ईमानदार है, समझ में आ गया, अब बड़ी महंगा है, अमीर आदमी है, समझ में आ गया। अब देखो ये जानता है कि जन्ने पूरी उन्ने मूरी, समझ में आ गया। अब देखो हीमोग्लोबिन अमीर आदमी है, सॉरी हीमोग्लोबिन जो कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये अमीर आदमी है, तो हम किसके पास जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो यही एरा में वो गलती है कि कौची अच्छा मानता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा निकलेगा, जहाँ पे धुआं धक्कर होगा, समझ में आ गया। अब जहाँ पर खूब धुआं हुआ होगा, समझ में आ गया। अब बताओ ऑक्सीजनमा के तो ये ले ही नहीं जाएगा, ऑक्सीजन के तो ये ले, बोले तू रह है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड सगरो पहुंचा दिया पूरा कोशिका में एकदम भरभरा के एकदम, समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन आइए नहीं रहा है शरीर में, और मिर्गी आएगा, समझ में आ गया। अब वो बेचारा बेहोश हो जाएगा, अरे कौन चलो मामू को उठाओ उठाओ उठाओ, समझ में आ गया। अब बोलो कहीं धुआं धक्कर हो रहा है, खाना वाना बन रहा है, समझ, और जब खूब धुआं कर दिया ककड़ा के, समझ में आ गया। अब तो ये पगला है ये हीमोग्लोबिन, ये तो बोलबे करेगा तू कहाँ चल 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 निकल निकल निकल, है ना, ऑक्सीजनमा के अभी नहीं देगा। अब बोले तू आई जैसी आया जैसे, बोला बैठ 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 स्प्लेंडर पर बैठ, तुरंत पहुंचा दिया, ले 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 ले, समझ में आ गया। अब लोग बुर बैठे, अब आना चाहिए था ऑक्सीजन, और सगरो कोशिका में पहुंचा दिया है कौची, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सगरो एकदम भर गया है, समझ में, तो वो बेचारा धीरे 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 कौची हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। फिर बोले ले है कि नहीं, और पानी में छिटके है ले चल, धुआं से बाहर ले चल, समझ में आ गया। तो वही चलते धुआं हुआ के पास में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए खड़ा, नहीं तो हीमोग्लोबिन किसको ले जाएगा ज़्यादा, कार्बन मोनो, है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो प्राण घातक गैस साबित होता है, कैसे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये भी आई है एग्जाम में पूछता है, समझ में आ गया, कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्राण घातक गैस से कैसे। तो क्या लिखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ पर निकलती है
तो वहाँ पर जो श्वसन की क्रिया में है ना, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को सभी जगह पहुंचा देता है। सभी जगह यानी कहाँ, शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचा देता है कि नहीं, जिसके कारण ऑक्सीजन वहाँ नहीं आते हैं, और ऑक्सीजन नहीं आते हैं तो उसे क्या होने लगेगा, घुटन महसूस होने लगे, समझ में। और धीरे धीरे अगर वह ज़्यादा समय तक के रह जाएगा तो उसका प्राण भी जा सकता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है, प्राण घातक गैस। क्या कहा जाता है, प्राण। बोलो, लिख दोगे, समझ में आ गया है ना। याद तो होइए ना गया कि हीमोग्लोबिन है जो किसको ले जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। लेकिन जहां कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा वही ना, अब तुम धुआं ढक्कन के पास में जाइए नहीं करेगा, समझ में आ गया। तो बोलो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, नहीं है, तो बोलो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों बोला गया प्राण घातक गैस, ये समझ में आ गया। बोलो अब इसके बाद देखो वायु को समझ में आ गया कि नहीं, हवा यहीं आके जमा होता है ना। हवा पहुंचाने का कार्य किसको है, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसको है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तुम लोग जानते हो इसी के कारण रक्त क्या होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन के ही कारण। अब देखो, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डायफ्राम, ठीक है। अब डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम देखो ये नीचे होता है, समझ में आ गया। ये जो है उठता है और नीचे आता है, उठता है और नीचे आता है, इसमें संकुचन होते रहता है। ये संकुचन इसलिए होता है ना क्योंकि इसके साइड साइड में पसली रहता है, इसके साइड साइड में पसली। तो जब पसली में संकुचन हो, पसली साइड में रहता है दोनों के, ठीक है। अब जब पसली में संकुचन होगा ना तो समझ में आ गया। तो इसमें भी होता है, किसमें, डायफ्रामो में, ऊपर नीचे होता है, समझ में आ गया। तो ये ऊपर नीचे होते रहता है पसली। नहीं, गांव देहात में तो पसली कहता है जी, ना कहता है कि मारो तो हड्डी पसली तोड़ देबो, समझ में आ गया। वही पसलिया की बात कर रहा है, कौन वाला जो दोनों साइड में है, वही, समझ में। अब देखो पसली के काम कौची है, पसली में संकुचन होता है, तो डायफ्रामो में कौची होता है, संकुचन होता है। अब देखो क्या होता है, जब यह ऑक्सीजन को खींचता है, ऑक्सीजन को यानी ऑक्सीजन जब अंदर गया तो डायफ्रामा जो ऐसे हो गया बराबर, एकदम कैसे हो गया, ऐसे बराबर, है ना। और जब इसको छोड़ने का काम आएगा तो ऐसे छोड़ेगा, लो समझ में आ गया। अब छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अब देखो जरा, तो ये जब छोड़ता है तो ऊपर चला जाता है, ये छोड़ेगा तो ऊपर चला, समझ में आ गया। अब देखो जब लेगा तो नीचे, तो ये ऊपर घसकाने या छोड़ने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है, समझ में आ गया। क्योंकि फेफड़ा में उतना ताकत नहीं कि एकदम धड़ाक सुनी टानेगा, समझ में आ गया। ये सब तानने उनने का जो शक्ति देता है कौन देता है, पसली, ठीक है। अब पसलिए से जुड़ा रहता है ये, ठीक है। और पसलिए जो अथी संकुचन होता है ना, इसमें संकुचन का मतलब कुछ होता है ना, संकुचित होना मतलब ऊपर नीचे होना, समझ में आ गया। तो ये संकुचन होगा तो डायफ्रामो में संकुचन होगा, कुछ होगा संकुचन। देखते होगे कभी कभी गर्भवती महिला को देखते होगे, समझ में आ गया। तो होकर बताओ जो वहाँ डायफ्राम है वहाँ पर ही तो पेट जो है बड़ा हो जाता है, समझ में आ गया। तो उस समय डायफ्रामा काम नहीं करता है, तो डायफ्रामा नहीं काम करता तो उसको काम करेगा कौची, पसली काम करेगा, समझ। तो होकर पसली है जो टाने उन्हें में मदद करता है, टाने या छोरे में, समझ में। इसलिए वो ज़्यादा लचक पचक जाएगा ना तो उसको दिक्कत हो जाएगा, उस सबको मतलब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको देखते हो ज़्यादा मतलब कि एने उन्हें घूमने उन्हें नहीं, या कुछ उठाने नहीं बोलता है, क्योंकि उस सब पसली उसली जो रहता है उसी से नहीं काम कर रहा है। एक तो डायफ्रामो बंद हो गया, पसलियों को तो तोड़ देगा बुर्बक, ठीक है। तो सांसवा लेगा कैसे, मरिए नहीं जाएगा, समझ में आ गया। आज जेकर डायफ्राम टूटल है, समझ में आ गया, तो वो भी सांसवा कैसे टानेगा, टान सकता है। मान ले कोई गया आदमी बांस उस लेकर मार दिया होगा डायफ्राम में कि जो बुर्बक डायफ्राम में धंसा दिया है ना। अब डायफ्राम में गया टूट, अब वो बेचारा के सांसवे नहीं लेवल जाएगा तो गजबे तरह से मरेगा, लोग बुर्बक। अब शरीर में कुछ नहीं हुआ है, खाली होकर कौची टूट गया है, डायफ्राम। अब फिर भी बेचारा एकदम टनाटन बोल रहा है, समझ में आ गया। अब देखो तो ये काम होता है किसका, डायफ्राम का। पसली जान गए हो, ये साइड साइड में रहता है, समझ में आ गया। पसली के काम कौची है, संकुचित होते रहता है, ये कौची होते रहता है, संकुचित होते रहता है, जिसके कारण डायफ्राम में भी क्या होता है, संकुचन होता है। यह भी ऊपर जाता है और नीचे आता है। बोलो मानव का जो श्वसन तंत्र है वो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। सबसे पहले क्या होता है, नासिका, वो यानी नोज, जिसमें क्या रहता है, बाल रहता है, समझ में। उसके बाद कहाँ जाएगा, नासिका बेस, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद स्वर यंत्र, फिर श्वास नली जिसको कि ट्रैकिया कहते हो, समझ में आ गया। उसके बाद ब्रोकस, ब्रोकस की यानी अच्छा यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ये नहीं होगा, ट्रैकिया ना होगा। ट्रैकिया की लंबाई होता है कितना, ट्रैकिया की लंबाई होता है 11 सेंटीमीटर, 11, और इसका व्यास होता है 16 mm होता है, गलत लिखा हुआ था, है ना। ये ट्रैकिया का होता है, किसका होता है, ट्रैकिया यानी श्वास नली का होता है, समझ में आ गया। ट्रैकिया जो ये देख रहे हो इसका लंबाई कितना होता है,
11 सेंटीमीटर। इसका व्यास, व्यास समझते हो ना, देखते होगे जो अठी बेलन पढ़ते हैं तो उसमें व्यास रहता है ना, गोलाई को कहते हैं। तो इसका गोलाई कितना mm में मापते हैं, कुछ में mm में है 16 mm, बहुत छोटा, बहुत पतला रहेगा, समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद ये कौची में बटेगा, ब्रॉकस में, कौची में बटेगा, ब्रॉकस में। अब ब्रॉकस में भी देख रहे हो तो यहाँ पर भी उपास्थि रहता है, देख रहे हो बढ़िया से देखो तो, ये देखो दो गो ब्रॉकस में बटा है, और ये दोनों भी में भी कौची रहता है, उपास्थि रहता है। जिस तरह से यहाँ पर उपास्थि है ना, मुलायमे वाला है, समझ में आ गया। अब ब्रॉकस है जो फिर कौची में जाकर बट गया है, ब्रोकियोल्स में, कौची में बट गया है। अब ब्रोकियोल्स के बाद कौची में बटा है, वायु कोष्ठिका में। और ये बहुत सारा रहता है, इसको वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ कहते हैं, कौची कहते हैं, वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ। और वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ जो है वो कौची में छोटे छोटे में बच जाता है, वायु कोष में बच जाता है, कौची में बच जाता है, वायु कोष में बच। बोलो इतना तक याद रहेगा, इतना तक याद रहेगा। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख देना, आपको एग्जाम में नंबर आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे 5-6 पॉइंट भी लिख दोगे एग्जाम में तो आपको आराम से आ जाएगा। अगर आपको सचित्र वर्णन करना दे दिया फिगर, तब खाली बोला है फिगर बनाने के लिए, तो फिगर बना के थोड़ा बहुत नाम दर्शा देना है, समझ में आ गया, उतना में आपका काम हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आगे देखते हैं। चलो देखो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या बोला, श्वसन तथा दहन में अंतर, यानी श्वसन तथा दहन में क्या अंतर है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, श्वसन तथा दहन में निम्नलिखित अंतर। और ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्या है, श्वसन, यह क्रिया सजीवों में होता है, यह क्रिया सजीव, और यह क्रिया किस में होता है, निर्जीवों में। यह एक जैविक क्रिया और यह एक रासायनिक क्रिया। श्वसन मंद दहन का उदाहरण है और यह तीव्र दहन का। मंद दहन और तीव्र दहन ये सब क्या होता है जो बता दिए थे, सजीव निर्जीव सब जानवे करते हो, रासायनिक क्रिया ये सब, जैविक क्रिया ये सब जानते हो, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो है और कुछ जीवों के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो सब जो है श्वसन की क्रिया कैसे करता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हो गया सूक्ष्म। तो ये सब जो है, यानी ये सब में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है, यानी सूक्ष्म जीव में होता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, ये सब जितना भी लिख रहे हैं सब VVI टॉपिक है, ठीक है। विसरण के द्वारा सूक्ष्म जीवों में होता है क्या चीज का क्रिया, श्वसन की क्रिया। क्या चीज की क्रिया, श्वसन। अब विसरण क्या है, तो देखो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जो गति होता है, ठीक है। और ये गति होता किसके कारण है, अर्धपारगम्य झिल्ली के कारण, अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे कोई छोटा जीव है, देखो मान लेते हैं ये छोटा जीव है, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखोगे इस तरह से कुछ ऐसे ऐसे बना रहेगा, ठीक है। ये मान लो छोटा जीव है, एकदम सूक्ष्म जीव है। अब देखो ये जो झिल्ली देख रहे हो ना, ये झिल्ली अर्धपारगम्य है। ये जो झिल्लिया बार बार बना हुआ है ये कौची अर्धपारगम्य, ठीक है। और इसी के द्वारा क्या हो जाता है, श्वसन। देखो ये पूरा जगह से श्वसन ले लेता है, पूरा जगह से श्वसन की क्रिया करता है, सभी जगह से, देख लो, क्योंकि सभी जगह क्या चीज लगा हुआ है, अर्धपारगम्य झिल्ली। बोलो याद रहेगा कि सूक्ष्म जीवों में कैसे होता है। और विसरण क्या है जो पता चलिए, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जो गति होता है उसी को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और देख लो, उसके बाद ले लेते हैं मछली। क्या ले लेते हैं, तो मछली में बोलेगा कि श्वसन अंग क्या है, तो मछली में क्या होता है, गिल्स होता है। मछली में गिल्स होता है, और गिल्स जो है ना, वो देखो क्या करता है, गिल्स जो है जल में जो क्या रहता है, H2O, जल का सूत्र H2O होता है। इसमें से जो ऑक्सीजन होता है ना, ये ऑक्सीजन को निकाल करके प्रयोग कर लेता है कौची में, श्वसन में। कौची में, श्वसन। यानी गिल्स में इतनी ताकत होती है कि ये ऑक्सीजन को कौची कर लेता है, प्रयोग कर लेता है कौची में, यानी जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेता है क्या चीज में, श्वसन में। समझ में आ गया। इसीलिए जो मछलियाँ में जो दोनों साइडों में देखते हो उसको कौची बोलते हैं, गिल्स, या उसी को बोलते हैं गलफर्रा। कौची बोलते हैं, गलफर्रा। नहीं बोलता कि मछली के गलफरा खाया है, कौची, गलफरा, गलफरा बोलते हैं। समझ में आ गया, मछली के गलफरा खाया है। चलो अब अगला देखो, अब और कुछ देख लेते हैं। तो और देखते हैं, अब देखो जो उसके बाद देख लेते हैं पेड़ पौधा। पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधों में देखो, पेड़ पौधा जो है श्वसन की क्रिया में लेता ऑक्सीजन है, लेता कौची है, ऑक्सीजन, ठीक है। और छोड़ने का कार्य क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वहाँ पर जो होता है वो जो श्वसन गैस होता है, श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। श्वसन गैसों का परिवहन कब नहीं होता है, दिन में नहीं होता है। कब नहीं होता है, दिन में, क्योंकि दिन में
क्या होता है वहाँ पर? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, जिसके कारण वहाँ पर श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता। तो उसमें पेड़ पौधों में लिखेंगे, और श्वसन आया तो लिखेंगे कि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में लेते हैं ऑक्सीजन है और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन यह दिन में, ठीक है, दिन में वहाँ पर क्या चीज होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो वो क्या बनाता है? भोजन बनाता है। भोजन बनाता है, जिसके कारण वह जो है श्वसन गैस, यानी श्वसन गैस में कौन लिया था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उसके अंदर में परिवहन नहीं होता, तो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? बाहर चला आता है। समझ में आ गया? लेकिन रात के समय में तो ये नहीं काम करेगा। रात के समय में काम करेगा तो बोलो, रात के समय में कौन चीज छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? तो दिन के समय में कोई भी पेड़ पौधा क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। और रात के समय में नहीं छोड़ता। रात के समय में इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि रात के समय में क्या नहीं होता है? सूर्य का प्रकाश नहीं होता। और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो बोलो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन गैस तो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। अब समझ में आ गया कि रात में क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छूटता है? जो पेड़ पौधे, लेकिन एक ही दो पेड़ पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन 24 घंटा छोड़ते हैं। जैसे हो गया तुलसी, हो गया और पीपल हो गया, है ना। ये सब जो पौधे हैं वो सब 24 घंटा क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो बात की बात है। बाद बाकी आप अन्य सभी पेड़ पौधा ले लीजिए तो सब क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रात में। इसीलिए रात में कहाँ नहीं सोना चाहिए? पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ के नीचे सोओगे तो वहाँ पर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि विषैला गैस है। समझ में आ गया? यानी उससे भी बीमारी होगा आपको, होगा कि नहीं होगा? इसलिए आपको वहाँ पर नहीं सोना चाहिए। बोलो, ये सब टॉपिक क्लियर हो गया है? समझ में आ गया कि और ग्रहण करता ऑक्सीजन और छोटा कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन दिन के समय में वहाँ पर क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसके कारण जो अथी है श्वसन गैस है उसका परिवहन नहीं होता। इसमें उतना ही लिखना है। प्रकाश संश्लेषण की अगर पेड़ पौधा में पूछा गया श्वसन, तो क्या लिखोगे कि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में लेते हैं ऑक्सीजन गैस है और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या चीज क्रिया होती है? प्रकाश, जिसके कारण श्वसन गैसों का परिवहन नहीं। परिवहन का मतलब कुछ होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ला जाना, यही सब को कौन कहते हैं? परिवहन करते हैं। लाना ले जाना ये सब क्या कार्य है? परिवहन है। तो ये थे सब के इसके जो चैप्टर थे उसके लास्ट टॉपिक। अब बोलो, ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक है।